नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत जो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम साथ में लगाएंगे। तो उसी क्रम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये दूसरा वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के साथ साथ मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले और संभाग और मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि केवल आपको यहां पर कुछ प्रश्न नहीं बल्कि उनसे संबंधित काफी फैक्ट्स आपको यहां याद होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसमें सारे वो प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैक्सिमम प्रश्न आपको यहां पर याद हो जाएंगे। साथ ही साथ ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, तो कम से कम इसको तो आप रट ही लीजिए। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आज का हमारा शानदार टॉपिक। क्या नाम है उसका? मध्य प्रदेश स्पेशल वस्तुनिष्ठ सीरीज का दूसरा लेक्चर। एक शानदार कोटेशन के साथ, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा नया होगा। ठीक है, तो कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। तो हमें क्या करना है मित्रों, बस अपने मंजिल की ओर बढ़ना है। और यदि आप सच में मंजिल की ओर बढ़ना चाह रहे हो तो इस वीडियो को तो अंत तक जरूर देखिए। जब तक आप में ये कैपेबिलिटी नहीं आएगी आप वीडियो लास्ट तक देखने की, तो आपके एग्जाम में काफी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश के भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2010 में आया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? इसका सही जवाब है गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से भाग है। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये गोंडवाना लैंड का भाग था, तो आखिरकार कैसा था ये हमें जान लेना आवश्यक है। देखिए, एक वक्त पर क्या था कि सारे जो महाद्वीप थे वो पेंजिया नामक भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे तथा इसके चारों तरफ जो पानी था उसे पैंतलासा कहा जाता था। फिर कालांतर में क्या होता है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे एक भाग को लोरेशिया कहा, उत्तरी भाग को, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। लोरेशिया के विघटन होने के बाद नॉर्थ अमेरिका, यूरोप व एशिया बना, जबकि गोंडवाना के टूटने से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बना। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इंडिया किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अर्थात इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो एमपी है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो अब अगर प्रश्न आए कि बताइए एमपी किसका भाग है, तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? सिंगरौली है। ठीक है, सिंगरौली है। और सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? अलीराजपुर है। जब हम मध्य प्रदेश के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो वो हम 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां से लेके यहां तक का जो विस्तार है वो कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, और 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का अंतर आता है? 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो आप एक बात बताइए कि 74 डिग्री 9 मिनट और 82 डिग्री 48 मिनट में कितना अंतर है? कि सर 8.5 डिग्री का अंतर है। कितना? 8.5 डिग्री का। जब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ रहा है तो बताइए 8 डिग्री पे कितने मिनट का अंतर आएगा? तो 8 चौके 32, और ये आधा डिग्री चलेंगे तो कितना मिनट और ऐड हो जाएगा? 2 मिनट और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 32 और प्लस 2 कितने हो गए? ये होगा 34। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में कितने मिनट का डिफरेंस है? 34 मिनट का अंतर है, ये याद रखिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? ये प्रश्न भी साथ ही साथ याद करिए कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछे तो वो है अलीराजपुर। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला तो आप बताना मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला की अगर आप पूछे तो बुरहानपुर। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। ये 4 क्वेश्चन आपके यहां पे तैयार हो गए हैं।
ठीक है, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 34 डिग्री। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का उल्लेख किस रूप में मिलता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उल्लेख देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश स्थलबद्ध राज्य है। स्थल मतलब भू आवस्थित राज्य, ऐसा राज्य जिसकी सीमा चारों तरफ से भूखंड से घिरी हुई है, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध राज्य कहते हैं, भू आवस्थित राज्य कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री राज्य को छूती है? नहीं छूती है ना, तो ये कैसा राज्य हो गया? स्थलबद्ध। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है? हाँ सर, कहा जाता है। और जो महाकाव्य काल है, मतलब जो पौराणिक या वैदिक साहित्य हैं, वैदिक उत्तर साहित्य हैं, उनमें इसे दक्षिणापथ या रेवोत्तर कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें किस रूप में मिलता है? स्थलबद्ध राज्य के रूप में भी मिलता है, देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, दक्षिणापथ या रेवोत्तर भी कहा जाता है, और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? सोया स्टेट कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि 526 टाइगर है हमारे यहाँ पे अब। ठीक है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसे दोस्तों नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। इसे बांस स्टेट कहा जाता है, और अब इसे घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी मिल गया, ये भी याद रखना। ठीक है, घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी हमारे मध्य प्रदेश को मिल गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही, तो जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का क्या किया था? नामकरण किया था। ठीक है, ये लोग हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या है कि संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा ऑप्शन है कि 9.38% भाग अपने पास रखता है। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कि इसका जो सही आंसर नहीं है वो है सी। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बल्कि ताप्ती नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी दक्षिणी सीमा बनाती है, जबकि उत्तरी सीमा कौन बनाती है? उत्तरी सीमा बनाती है चंबल नदी। अब अगर बात करें भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा राज्य, तो भैया क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे राजस्थान है, और दूसरे स्थान पे हमारा मध्य प्रदेश है। अगर आप विभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले स्थान पे हमारा मध्य प्रदेश था, परंतु छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद दूसरे स्थान पे। ठीक है, और 3,08,252 जो वर्ग किलोमीटर है वो कुल देश का कितना है? 9.38% है। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बल्कि ताप्ती नदी बनाती है, उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो यही होगा कि प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। ठीक है, जो एक ऑप्शन इसका सही नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इससे मैं 2-4 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट करा देता हूं। जैसे ये कर्क रेखा आप देख पा रहे होंगे, तो पहला प्रश्न ये आएगा कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपका जवाब होगा कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का विस्तार कहां से है? तो 74 डिग्री 9 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, और 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 मिनट 30 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका भौगोलिक विस्तार है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? सिंगरौली हो गया। ठीक है, इसके 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो अभी पढ़ क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका जो सही जवाब होगा उपरोक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है? तो राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार 580 किलोमीटर है। ए और बी दोनों और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है दोस्तों वो 605 किलोमीटर है, ना कि 580। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 605
सॉरी 870 किलोमीटर, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बताइए पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 870 किलोमीटर। दूसरा, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 605 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को भौतिक बनावट की दृष्टि से दोस्तों 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो 7 भाग हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए, ठीक है, ये मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, ये 5 हिस्से हो गए। और इन पांचों को मिलाकर दोस्तों क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश। इन्हें क्या कहा जाता है, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भाग आते हैं। 6वां भाग दोस्तों बघेलखंड का पठार हो गया और 7वां भाग सतपुड़ा मेकाल श्रेणी हो गया। तो इस प्रकार आप बताइए कि मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। अभी आप मालवा का पठार देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 7 भौगोलिक प्रदेशों में सबसे बड़ा है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा मालवा का पठार सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। कौन सा, मालवा का पठार। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए तो बघेलखंड का पठार सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विंध्याचल श्रेणी किस पठार के अंतर्गत आती है, तो आप जवाब करना मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है, ये वाला क्षेत्र पूरा। और सतपुड़ा, ये विंध्याचल श्रेणी आप देख पा रहे होंगे, ये है। ठीक है, तो ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आती है, इतना याद रखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7। इसका सही जवाब हो जाएगा कि 7 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस प्रकार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है, किस पठार का निर्माण है ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। निम्न में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। तो मैं जब वीडियो लेक्चर आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि मालवा का पठार जो है वो किससे निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से निर्माण हुआ है। किससे, ज्वालामुखी उद्गार से। किसका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से दोस्तों मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। और ज्वालामुखी से कौन सी चट्टानें बनती है, बेसाल चट्टानें बनती हैं। तो बेसाल चट्टानों से कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। तो मालवा के पठार में काली मिट्टी का विस्तार है, मालवा के पठार में बेसाल चट्टानें पाई जाती है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, अर्थात ढक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। और क्या याद रखना है कि साहब गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है, तो गेहूं की डलिया भी दोस्तों मालवा के पठार को कहा जाता है। किसकी डलिया कहा जाता है, गेहूं की डलिया। अगर आपसे पूछें तो गेहूं की डलिया भी मालवा के पठार को कहा जाता है। साथ ही साथ फाइया ने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। किसने कहा है, फाइया ने कहा है मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। और मालवा का पठार 7 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, 27.38%। ठीक है, तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में सबसे बड़ा है मालवा का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, ठीक है, तो किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा बिलासपुर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां पे पाई जाती है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला 3 भागों में बटी हुई है, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मेकाल श्रेणी। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है, 1350 मीटर है। और अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। साथ ही साथ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा के दक्षिण की ओर विस्तारित है। कहां पर, नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर विस्तारित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिगार चोटी, जाना पाव चोटी और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा मालवा का पठार। मतलब सिगार चोटी, जाना पाव और धजारी चोटी कहां पे स्थित है, मालवा के पठार में। अब देखिए, अगर सिगार चोटी की बात करें तो ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की ऊंची चोटी है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। जाना पाव की पहाड़ियां या जाना पाव की चोटी कहां पर है दोस्तों, तो इंदौर के पास में महू है। तो महू में आपको मिलेगी जाना पाव की चोटी, और यहीं से निकलती है कौन सी नदी, चंबल नदी। यहां से कौन सी नदी निकलती है,
चंबल नदी निकलती है। ठीक है, चंबल नदी कहां से निकलती है? महू के जनापाव से, और जनापाव पे ही परशुराम की मंदिर आपको देखने को मिलेगा जनापाव में। ठीक है, तो ये याद रखना कि सिगार चोटी, जनापाव चोटी और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? मालवा के पठार में, और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। अगला, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत में क्या स्थित है? महादेव। बेसिकली महादेव पर्वत में स्थित है कौन सा? धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, जो कहां पर स्थित है दोस्तों? पंचमढ़ी में। यह आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धूपगढ़ की चोटी कहां स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। और पंचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी 199 सेंटीमीटर। ठीक है, पंचमढ़ी कहां पर आता है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में आता है। ठीक है, जबकि बघेलखंड का जो आप पठार देख पा रहे हो, यह सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है मध्य प्रदेश का, सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश 6.36%। ठीक है, तो सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? बघेलखंड का पठार है। ठीक है, जो पूर्वी पठार का भाग है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए बघेलखंड किस पठार का भाग है? तो ये पूर्वी पठार का भाग है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, धूपगढ़ किस पहाड़ी में स्थित है? तो अभी हम लोग पढ़ के आए, धूपगढ़ दोस्तों महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न में से किस में स्थित है? तो सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है दोस्तों, वो बुंदेलखंड में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछें कि बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी बताइए, तो आपका जवाब होगा सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की? सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों, जो 7 भौगोलिक प्रदेश हमने पढ़े थे, उनमें बुंदेलखंड के पठार का जो प्रतिशत है वो 7.71% है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर बुंदेलखंड का पठार विस्तृत है, तो आपका जवाब होगा 7.71% भाग पर। कितने? 7.71% भाग पर। ठीक है, तो सिद्ध बाबा की चोटी सबसे ऊंची चोटी किसकी है? बुंदेलखंड के पठार की। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी मैंने अब लास्ट में पढ़ के आए थे कि मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंबल नदी। जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है। अगर यह प्रश्न पूछे कि बता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा दोस्तों बेतवा नदी बनाती है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। और बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन के कुमरा गांव से। कहां पर है? रायसेन के कुमरा गांव से। साथ ही अगर चंबल नदी की बात करें तो इसका महू के जनापाव से उद्गम होता है। कहां से? महू के जनापाव से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की पहली जो नदी परियोजना है वो चंबल नदी घाटी परियोजना ही है। कौन सी? चंबल नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। ठीक है, जबकि पार्वती नदी का उद्गम कहां से है मित्रों? सीहोर के आष्टा तहसील से पार्वती नदी का उद्गम माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो अविभाजित राज्यों की सीमा दोस्तों 7 राज्यों को स्पर्श करती थी, जबकि वर्तमान में 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, गुजरात। परंतु अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का भाग माना जाता है? तो हम जानते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का भाग है। जो अभी हम पढ़ रहे थे, गोंडवाना लैंड में जब अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश किसका भाग था? दक्षिण के पठार का भाग था। ये याद रखिए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश किस प्रकार का भाग माना जाता है? तो आपका आंसर होगा सर दक्षिण का पठार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? मतलब यहाँ गंगा नदी बह रही है या नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, तो गंगा और नर्मदा के बीच किसे जल विभाजक माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो कैमूर एवं भांडेर, दोनों को क्या माना जाता है? दोनों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, ए बी दोनों। ठीक है दोस्तों, कैमूर और जो भांडेर है वो किस श्रेणी का भाग है? वो विंध्याचल श्रेणी का भाग है। किसका भाग है?
विंध्याचल श्रेणी का भाग है। कैमूर आपको इस तरफ मिलेगा, फिर भांडेर मिलेगा, फिर विंध्याचल मिलेगा। ठीक है, तो कैमूर एवं भांडेर दोनों विंध्याचल श्रेणी का भाग है, जो किसका कार्य करता है, गंगा एवं नर्मदा के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, अब अगर बात आई गंगा की, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, गोमुख के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी। जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है नर्मदा की। और नर्मदा की सहायक नदियों की बात करूं तो 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, 41 सहायक नदियां हैं। और इंदिरा सागर परियोजना जो कि पुनासा खंडवा में है, कहां पर है, पुनासा खंडवा में है, वो भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। पहला ऑप्शन है आपका, सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों ये बात सही है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की लंबाई यहां से राजपीपला से लेके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक 1120 किलोमीटर है। तो मतलब ऑप्शन ए तो सही है। फिर इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, राजपीपला की पहाड़ियां हैं जो कि गुजरात में है, ये भी सही है। ये नर्मदा नदी के उत्तर दक्षिण में, यहां पर नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, यहां पर कौन सी नदी बह रही, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में है, वो भी पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, तो ये भी सही आंसर है। तो उपरोक्त सभी कथन इसके बारे में सही है। ठीक है, तो अब एक एक करके 5-10 फैक्ट याद रखिए किसके बारे में, सतपुड़ा के बारे में। तो पहला प्रश्न, सतपुड़ा किस पर्वत का उदाहरण है, तो सतपुड़ा दोस्तों ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, 1120 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ चोटी, जो कि कहां पर स्थित है, महादेव श्रेणी में स्थित है। और 1350 मीटर धूपगढ़ चोटी का विस्तार है। और मध्य प्रदेश में राजपीपला की पहाड़ी से शुरू होकर बुरहानपुर दर्रे तक इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी सतपुड़ा। बुरहानपुर दर्रे से इसको बालाघाट तक क्या जाता है, पूर्वी सतपुड़ा। और फिर मेका श्रेणी इसके अंतर्गत आता है। तो उपरोक्त सभी कथन इसके बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, भारत के 9.38%। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, सेकंड राज्य है। और पहला जो राज्य है दोस्तों वो है राजस्थान। पहला कौन सा राज्य है, राजस्थान है पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों मध्य प्रदेश 5वां राज्य है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो इसका सही जवाब होगा 5वां राज्य है। अगला प्रश्न, मध्य भारत के पठार के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। ठीक है, तो मध्य भारत का जो पठार है वो 10.68% भाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, 10.68% भाग पर मध्य प्रदेश का पठार विस्तृत है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड का पठार कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, तो 7.71% भाग पर। कितना, 7.71% भाग पर विस्तृत है। कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। अगर आपसे पूछे रीवा पन्ना का पठार, तो 10.36%। कौन सा, रीवा पन्ना का पठार 10.36% भूभाग पर विस्तृत है। मालवा का पठार 27.68% भाग पर विस्तृत है। कितना, 27.68% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, सतपुड़ा अगर आपसे पूछे तो 10.16% भाग पर विस्तृत है, सतपुड़ा वाला। ठीक है, सतपुड़ा। और अगर आपसे बघेलखंड पूछे तो 6.36% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दी हैं, इतना आप याद रखना। जबकि सोन घाटी लगभग 26% भाग पे भू विस्तृत है। अगर बात आई मध्य भारत के पठार की दोस्तों, तो मध्य भारत का पठार को चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंबल का उप आंध्र प्रदेश किसको कहा जाता है, तो चंबल का उप आंध्र प्रदेश कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। यह प्रश्न भी आप याद रखिए कि चंबल का उप आंध्र प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मध्य भारत के पठार का। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, 10.68% भाग पर विस्तृत है। और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो मालवा का पठार है। सबसे छोटा जो है वो बघेलखंड का पठार है, जो पूर्वी पठार का हिस्सा है।
अगला प्रश्न, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मध्य भारत का पठार दोस्तों जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, यहां पर तो यहां पर कौन कौन से जिले आते हैं? भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, है ना। ठीक है, तो भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी जो हैं, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जिले आते हैं। जबकि इंदौर कहां पर आता है? मालवा के पठार में आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इंदौर। इंदौर मध्य भारत के पठार में नहीं आता है, वो तो मालवा के पठार में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विभाग ढक्कन ट्रैप से बना है? तो हमने जब लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इसका सही जवाब है मालवा का पठार किससे बना है? ढक्कन ट्रैप से बना है दोस्तों। ठीक है, अब ज्वालामुखी उद्गार होगा। ज्वालामुखी उद्गार के बाद क्या होगा? लावा का जमाव होगा, और लावा के जमाव से क्या होगा? लावा के जमाव से ये सीढ़ीदार नुमा या परत रूप में जम जाएगी, जिसको हम ट्रैप कहते हैं। इसलिए मालवा का जो पठार है वो ढक्कन ट्रैप से मिलकर बना है। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि पूर्वी पठार का हिस्सा कौन सा है? पूर्वी पठार का हिस्सा है बघेलखंड का पठार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भांडेर और कैमूर जो हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कैमूर एवं भांडेर, पारसनाथ की श्रेणियां आती हैं। अब विंध्याचल के बारे में दो चार बातें याद रखिए। मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप जवाब दोगे मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला विंध्याचल है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, गुडविल चोटी है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? तो वर्तमान में ये दोस्तों अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा के बारे में हम सब चीजें पढ़ चुके हैं, धूपगढ़ से लेके हर चीज। अरावली के बारे में बता दूं कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। पहला प्रश्न, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों, और यह भी किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जबकि अजंता की पहाड़ी आपको कहां पर मिलेगी? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस संज्ञा समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? ठीक है, इसको सही कर लीजिए, साक्ष्य है। तो निम्न में से किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा टफ टॉपिक है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से कभी समझ में नहीं आया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचना वाला लेक्चर देख लीजिए। आपको सारे धारवाड़ समूह, कड़प्पा समूह, आर्य समूह सारे समझ में आ जाएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर तृतीयक युग की चट्टानें पाई जाती हैं, परंतु द्रविड़ समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि सर मध्य प्रदेश में द्रविड़ समूह की जो चट्टानें हैं वो नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? ठीक है, तो आर्य समूह की चट्टानें दोस्तों मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा गोंडवाना सेल समूह के रूप में। देखिए आर्य समूह की चट्टानों में तीन चट्टानें आती हैं। एक आता है गोंडवाना, दूसरा आता है ढक्कन ट्रैप की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? ढक्कन ट्रैप की चट्टानें। और तीसरा आता है तृतीयक युग की चट्टानें। और ये तीनों चट्टानें दोस्तों आर्य समूह के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? आर्य समूह के अंतर्गत आती हैं। बाघ एवं लमेटा सीरीज ढक्कन ट्रैप के अंतर्गत आती है, जबकि सोनसल एवं सिकोली सीरीज जो है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत आती है। धारवाड़ चट्टानों को दोस्तों छिंदवाड़ा में सोनसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है छिंदवाड़ा में? ये प्रश्न आएगा, आपसे पूछेंगे कि छिंदवाड़ा में धारवाड़ चट्टानों को सोनसर कहा जाता है। ठीक है, जबकि बालाघाट में क्या कहा जाता है? चिपली कहा जाता है। और जबलपुर में इनको सिकोली सीरीज के नाम से जानते हैं। किसको? धारवाड़ चट्टानों को। और बुंदेलखंड नीस के रूप में दोस्तों मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? आर्कियन चट्टानें। तो प्रश्न क्या था कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा गोंडवाना सेल समूह। अगर आपसे पूछे कि बताइए सोनसर एवं सकोली सीरीज का रूप क्या है? तो धारवाड़, बुंदेलखंड नीस तो आर्कियन। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है? सतपुड़ा, मध्य भारत,
मालवा, बुंदेलखंड। तो इसका जो सही जवाब होगा गोंडवाना युग की चट्टानें सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोंडवाना युग की चट्टानें हमारे यहाँ पे दो जगह मिलती है, ठीक है, एक बघेलखंड में और एक सतपुड़ा में, ठीक है, बघेलखंड और सतपुड़ा में हमें क्या मिलती हैं, सतपुड़ा में मिलती हैं गोंडवाना युग की चट्टानें। और गोंडवाना युग की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है कोयला। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि कोयला किस युग की चट्टानों में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा गोंडवाना युगीन चट्टानों में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि सर सतपुड़ा और बघेलखंड में गोंडवाना युग की चट्टानें पाई जाती हैं और गोंडवाना युग की चट्टानों में ही कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक याद रखिए, जेसीबी याद कीजिए, जेबीसी की खुदाई आपने देखी होगी। जैसे जबलपुर, सी से छिंदवाड़ा, बी से बालाघाट, तो यहां पर पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो आपके हिसाब से ऑप्शन सही क्या होगा कि सर खंडवा में नहीं पाई जाती है, क्योंकि जेसीबी में खंडवा नहीं आ रहा है। तो जबलपुर में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं उनको हम सिकोली कहते हैं, छिंदवाड़ा में जो पाई जाती है उनको हम सोनसर कहते हैं, और बालाघाट में जो पाई जाती हैं उनको हम चिपली या चिल्पी कहते हैं, ठीक है। ये अभी हम पढ़ के आए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा खंडवा। खंडवा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें दोस्तों दो भागों में पाई जाती हैं, एक बीजावर सीरीज और एक ग्वालियर सीरीज, ठीक है, ग्वालियर सीरीज। तो बीजावर सीरीज के अंतर्गत पन्ना एवं छतरपुर आते हैं, ठीक है, पन्ना एवं छतरपुर, और ग्वालियर सीरीज के अंतर्गत ग्वालियर आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ग्वालियर, बीजापुर, पन्ना इसके अंतर्गत इस चट्टानें पाई जाती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। याद रखना, छतरपुर, पन्ना से लेकर ग्वालियर तक कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व पाषाण कालीन नहीं माना गया है, ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन नहीं माना गया है मध्य प्रदेश के किस स्थान को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ग्वालियर, सीधी, मंदसौर या खंडवा में से। तो इसका सही जवाब है ग्वालियर। तो ग्वालियर को पूर्व पाषाण युगीन स्थल नहीं माना जाता है। उसका कारण यह है दोस्तों कि सीधी, मंदसौर और खंडवा से हमें इस युग के प्रमाण प्राप्त होते हैं, किसके, पूर्व पाषाण युगीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको माना जाता है, जबकि ग्वालियर से हमें इस प्रकार के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसका सही जवाब होगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को पूर्व पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या थी, मतलब ईस्ट टू जो वेस्ट थी वो लंबाई कितनी थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 996 किलोमीटर। मतलब ईस्ट टू वेस्ट अगर मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले की बात करें तो कितनी लंबाई थी, माफ करिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा पूर्व से पश्चिम की ओर वो 1127 होगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो 996 थी दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण थी, है ना। तो ईस्ट टू वेस्ट कितनी थी, 1127। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1127। जबकि अगर आपसे बात करें नॉर्थ टू साउथ तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 996। क्या हो जाएगा, 996। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी, ठीक है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी, 7 राज्यों को स्पर्श करती थी अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा, जबकि वर्तमान में कितने को करती, 5 को। यह प्रश्न हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सोनसर सीरीज कहा जाता है। तो अभी हम पढ़ के आए दोस्तों कि छिंदवाड़ा में क्या कहा जाता है, सोनसर सीरीज कहा जाता है धारवाड़ सेल समूह को, जबकि जबलपुर में क्या जाता है, सकोली सीरीज कहा जाता है, और बालाघाट में क्या कहा जाता है, बालाघाट में चिल्पी सीरीज कहा जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में दोस्तों काफी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से मैग्नीज और अभ्रक प्रमुख है। कौन कौन, मैग्नीज और अभ्रक प्रमुख है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट में पाई जाने वाली धारवाड़ समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है। तो आपके ऑप्शन है सोनसर, चिपली, सकोली या हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कि जो चिपली है उनको बालाघाट में क्या कहा जाता है, चिपली कहा जाता है धारवाड़ समूह की चट्टानों को। अगला प्रश्न है कि पन्ना के प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है।
तो देखिए सकोली कहाँ पे पाई जाती है, सकोली जबलपुर में पाई जाती है। सोनसर कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ग्वालियर ग्वालियर में पाई जाती है। तो आप बताइए पन्ना किस सीरीज के अंतर्गत आता है, तो पन्ना छतरपुर बीजावर सीरीज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, बीजावर सीरीज के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि पन्ना की प्रसिद्ध हीरे बीजावर सीरीज के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बीजावर सीरीज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा और भांडेर में बांटी गई है। ठीक है, कैमूर, रीवा और भांडेर में बांटी गई है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों में दोस्तों, किसके, विंध्य क्रम की चट्टानों में जो अपर विंध्यन है, इसका सही जवाब क्या होगा, अपर विंध्यन। तो अपर विंध्यन को कैमूर, रीवा और भांडेर के रूप में बांटा गया है, जबकि लोअर विंध्यन में जो विंध्यांचल श्रेणी है वो आती है, मूल विंध्यांचल श्रेणी। ठीक है, तो ये अपर विंध्यन हो जाएगा, ये लोअर विंध्यन हो जाएगा। तो कैमूर व भांडेर वाला भाग किस में आएगा, अपर विंध्यन में आएगा। अगला प्रश्न है कि अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन है चौगान, जबलपुर स्तर। ठीक है, चौगान, जबलपुर स्तर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सतपुड़ा क्षेत्र में इनको जाना जाता है चौगान व जबलपुर स्तर दोनों के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जबेरा का गुंबद कहाँ स्थित है, निम्न में से जबेरा का गुंबद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जबेरा का जो गुंबद है वो कहाँ पे है, कगार भूमि में, मतलब विंध्यन जो कगार भूमि है विंध्याचल की, वहां पर आपको क्या मिलेगा, जबेरा का गुंबद मिलेगा। और भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर, कहां पर, कैमूर भांडेर, तो भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर आपको ये गुंबद मिल जाएगा। ठीक है, और ये गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो जबेरा का गुंबद कहां पर है दोस्तों, वो है विंध्यन कगार में। निम्न में से कौन सा विभाग ढक्कन ट्रेप का भाग है, तो ये हम लोग पढ़ के आए हैं कि मालवा का पठार ढक्कन ट्रेप का भाग है। कौन सा पठार, मालवा का पठार, बहुत अच्छे से पढ़ के हम लोग आए हैं। और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी है। जबकि बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है और पूर्वी पठार का भाग है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची सौदावन चक्र है। सोनसर, सकोली, चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित है, तो इसका जवाब तो याद हो गया होगा कि जेसीबी जो है वो धारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, सोनसर, सकोली और चिपली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपीपला, महादेव, मैकाल किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो राजपीपला, महादेव और मैकाल दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्य के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो यह है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और यह विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो इनके मध्य में कौन सा है दोस्तों, इसके मध्य में है हमारा मालवा का पठार। तो अरावली एवं विंध्य के बीच में आपको कौन मिलेगा, मालवा का पठार मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक कौन करता है। ठीक है, गंगा एवं महानदी के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करता है। आपके ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार। तो इसका सही जवाब होगा बघेलखंड का पठार गंगा और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें कौन सी हैं, तो दोस्तों जब पृथ्वी बन रही थी तो गर्म एवं तब तक गोला थी, तो उनके ठंडे होने से सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन का दोस्तों शाब्दिक अर्थ ही है सर्वाधिक प्राचीन। कौन सी, सर्वाधिक प्राचीन। ठीक है, और आर्कियन क्रम की चट्टानें दोस्तों हमारे यहाँ पर कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में पाई जाती है। बुंदेलखंड में, कुछ भाग मध्य भारत के पठार में पाई जाएगी आपको, और मध्य प्रदेश में मालवा के झाबुआ में ये पाई जाती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान कौन सी है, तो आपका जवाब होगा आर्कियन क्रम की चट्टान है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली के बीच त्रिभुजाकार पठार है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो ये नर्मदा सोन घाटी है दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके बीच ये त्रिभुजाकार जो पठार है उसे हम मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें 5 भाग आते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मध्य उच्च प्रदेश में 5 आते हैं। कौन कौन आते हैं, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। आगे बढ़ते हैं। कैमूर श्रेणी किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, तो कैमूर जो श्रेणी है वो यमुना व सो नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कौन,
कैमूर नदी। यमुना कैमूर श्रेणी, कैमूर किसका भाग है? विंध्याचल का। यमुना नदी का उद्गम कहां से है? यमुनोत्री के बंदरपूर से है। जबकि सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है दोस्तों। कहां से? अमरकंटक से है, जो कि कहां मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। कहां मिलती है? गंगा के जामे मिलती है। और बाढ़ सागर जो परियोजना है, कौन सी? बाढ़ सागर परियोजना, जो कि शहडोल के देवलोंद में है, वो सोन नदी पर ही स्थित है। कहां पर? सोन नदी पर ही स्थित है। तो प्रश्न क्या था कि कैमूर श्रेणी किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो आपका जवाब होगा यमुना तथा सोन। अगला प्रश्न है कि लमेरा हिल्स कहां पर पाई जाती हैं? ठीक है, तो लमेरा हिल्स दोस्तों कहां पर पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा जबलपुर। जबलपुर में लमेरा हिल्स पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जबलपुर। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? ठीक है, तो राजस्थान की सीमा को दोस्तों 10 जिले छूते हैं। कितने छूते हैं? 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। 7 कितने जिलों को छूते हैं? तो छत्तीसगढ़ की सीमा को 7 जिले छूते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा को कितने? 7 जिले। उत्तर प्रदेश की सीमा को 13 जिले छूते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र की सीमा को 9 जिले छूते हैं। और गुजरात की सीमा को मात्र 2 जिले छूते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? सबसे ज्यादा लगती है उत्तर प्रदेश से, सबसे कम लगती है गुजरात से। कहां से लगती है? गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो अभी बताया कि 13 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, 10 जिले राजस्थान से लगते हैं, 7 छत्तीसगढ़ से लगते हैं और 9 जिले लगते हैं महाराष्ट्र से और 2 जिले लगते हैं कहां से? गुजरात से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों को जोड़ा चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश की सर्वाधिक व न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। तो सर्वाधिक तो साहब किससे करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश और गुजरात, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 13 और गुजरात से 2 जिलों की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताई है जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। मतलब प्रश्न यह है कि ऐसे जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। मतलब अंतर्वर्ती जिले आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है? अंतर्वर्ती जिले पूछा है। तो इसका सही जवाब है 17, कि 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं लगती है। 35 जिलों की सीमा लगती है। कितने की लगती है? 35 की लगती है, 17 की नहीं लगती। इस प्रकार टोटल 52 जिले हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस युग्मों को पहचानिए जिसकी सीमा एक या अधिक राज्यों को लगती है। तो आपके ऑप्शन क्या है? बालाघाट एवं अलीराजपुर, झाबुआ मुरैना, शिवपुरी सिंगरौली और उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, बालाघाट की जो सीमा है वो किस किस से लगती है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। झाबुआ की सीमा गुजरात और राजस्थान से लगती है। मुरैना की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। शिवपुरी की सीमा भी राजस्थान व उत्तर प्रदेश से लगती है और सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ से लगती है। तो इन सभी की सीमा 2 राज्यों से लग रही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी। मतलब 6 जिलों की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से लगती है। तो दूसरा प्रश्न भी आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने जिलों की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो जिलों की सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र क्या कहलाता है? गोंडवाना कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे गौड़ राजवंश शासन किया करता था। कौन? गौड़ राजवंश शासन किया करता था। और रानी दुर्गावती जो है वो गौड़ वंश से ही संबंधित थी। किससे? रानी दुर्गावती गौड़ वंश से संबंधित थी। जबकि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान कौन सा है? नर्मदा घाटी। ये प्रश्न एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों चंबल नदी घाटी काफी चंबल नदी के द्वारा काफी वहां पे अपर्दन किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है गली अपर्दन। गली अपर्दन जिसे नाली अपर्दन भी कहते हैं, है ना। अब नाली का अपर्दन भी अगर ऑप्शन में आए तो आप वो भी लगा देना। तो अब नाली का अपर्दन, ठीक है। इसलिए जो चंबल प्रदेश है उसे उत्काद भूमि का प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्काद भूमि का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर गली अपर्दन के द्वारा जो वो जमीन थी वो उबड़ खाबड़ हो गई है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया था कि चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है, तो आपका जवाब होगा गली अपर्दन।
अगला प्रश्न है कि अमरकंटक स्थित है, तो अमरकंटक कहाँ स्थित है दोस्तों? अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। अमरकंटक लेक क्यों फेमस है भैया? कि अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम है। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन एवं जोहिला। ठीक है, पहला प्रश्न याद हो गया। दूसरा प्रश्न क्या होगा? अमरकंटक जो है वो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अमरकंटक। तीसरा, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कलचुरी शासकों ने कराया था। किसने कराया था? कलचुरी शासकों ने कराया था अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण। श्री यंत्र मंदिर कहां पर है? तो श्री यंत्र मंदिर भी दोस्तों अमरकंटक में है और अमरकंटक में लगता है महाशिवरात्रि का मेला। ठीक है, तो यह है कहां पर स्थित है? अनूपपुर में स्थित है और अनूपपुर जो है दोस्तों वो शहडोल संभाग में आता है। कहां पर आता है? शहडोल संभाग में आता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को नहीं मिलती है? तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो हम जानते हैं इसका सही जवाब है उड़ीसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से लगने वाली जिलों की संख्या 13 है, गुजरात से लगने वाले 2 है, जबकि महाराष्ट्र से लगने वाली जिलों की संख्या कितनी है? 9 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है, तो किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसका जो सही जवाब, तो श्योपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। श्योपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि राजस्थान से लगती है। किससे लगती है? राजस्थान से। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग मालवा का पठार है 27.68% के साथ। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा भाग नर्मदा सोन घाटी है। कौन सा? नर्मदा सोन घाटी। बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है 6.36%। ठीक है, 6.36%। बुंदेलखंड का पठार 7.71%, जबकि रीवा पन्ना का पठार 10.38%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल और ये पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। ठीक है, और इसी के बीच में बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य में नर्मदा घाटी स्थित है और ये एमपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है एमपीपीएससी प्री 2014 का नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो नर्मदा घाटी दोस्तों, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। किसमें? भ्रंश घाटी में, जिसकी औसत ऊंचाई मात्र 300 मीटर है और यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान भी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है? भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, गिरवा खंड का। सर नर्मदा घाटी से हमें क्या लेना देना? तो ये अगर आपको ऑप्शन लगाना तो लगा देना, पर इसका सही जवाब क्या है? भ्रंश घाटी। ठीक है, तो भ्रंश घाटी नर्मदा घाटी का उदाहरण है। अगला, शहडोल जिला किस पठार में आता है? तो दोस्तों जब हम लोग मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि शहडोल जो है वो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहां स्थित है? तो हमने पता किया था कि पंचमढ़ी कहां पर स्थित है? महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। महादेव की पहाड़ियों में, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है मध्य प्रदेश में, लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में शामिल है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी स्थित है। कहां पर है? मध्य भारत के पठार में। ठीक है, चंबल घाटी यहां पर स्थित है, जो कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आती है। तो ये एमपीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया था कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य भारत के पठार में। अगला प्रश्न है कि यह स्थान पहले ग्वालियर की सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो कौन सा स्थान है? शिवपुरी है, रानीखेत है, जबलपुर है या चित्रकूट है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शिवपुरी। शिवपुरी जो था वो सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। अब शिवपुरी की बात आई तो माधव नेशनल पार्क जो है दोस्तों, माधव नेशनल पार्क वो कहां पे? शिवपुरी में है। इसी नेशनल पार्क में यहाँ पे शिवपुरी में क्या मिलेगा? जॉर्ज केशल का भवन मिलेगा। क्या मिलेगा? जॉर्ज केशल का भवन आपको मिल जाएगा। शिवपुरी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान भी है। शिवपुरी क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान भी है शिवपुरी। ठीक है, और शांके सागर कहां पे मिलेगा आपको? ये भी मिलेगा दोस्तों शिवपुरी में ही मिलेगा आपको। तो इतनी बातें आपको शिवपुरी के बारे में पता चल जाती है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सूती वस्त्र
उद्योग की राजधानी भी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। वस्त्र निगम का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? सॉरी, वित्त निगम का मुख्यालय कहां पे? इंदौर में है। और एमपीपीएससी का जो मुख्यालय है वो भी कहां पे दोस्तों? इंदौर में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोपाल बसा है, ये एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ियों पर, 2 पहाड़ियों पर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को, और ये बसा है 5 पहाड़ियों पर। काफी खूबसूरत जगह है। बड़ा तालाब और छोटा तालाब भी भोपाल में है। आधुनिक भोपाल की जो स्थापना है दोस्तों, वो दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने आधुनिक भोपाल की स्थापना की थी। भोपाल में क्या है दोस्तों? भोजपुर वेटलैंड स्थित है। भोपाल में ही भोजपुर वेटलैंड स्थित है। साथ ही साथ भोपाल में और क्या है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं जबलपुर जो है वो संगमरमर की नगरी कहा जाता है, जो संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। जबलपुर में और क्या क्या है दोस्तों? जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, भेड़ाघाट जलप्रपात है। दूसरा क्या है? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? तो 64 योगिनी मंदिर भी दोस्तों जबलपुर में स्थित है। ठीक है, इसे संगमरमर की नगरी कहा जाता है। किसे? जबलपुर को। ठीक है, इस यहां पर सर्वाधिक साक्षरता आपको मिलेगी कहां पर? जबलपुर में। ठीक है, तो ये जबलपुर के बारे में कुछ फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो इंदौर है। कौन सा है? इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, तो मध्य प्रदेश दोस्तों दक्षिण के पठार का भाग है। तो मध्य प्रदेश में अधिकांश आप पठार ही पढ़ते हो, जैसे रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पठार। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है। अगला प्रश्न है कि जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो हम जानते हैं मुरैना को मध्य प्रदेश में मोर की जगह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो पहला प्रश्न तो याद रखिए कि 82.5 डिग्री जो है वो भारत की मानक समय रेखा है, जो मध्य प्रदेश के कहां से गुजरेगी? सिंगरौली से। तो इसका सही जवाब होगा सिंगरौली। अगला प्रश्न है निम्न में से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रीवा पन्ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कैमूर और भांडे श्रेणियां मिलेंगी, और उसका कगारी क्षेत्र पर कौन बसे हैं? रीवा और पन्ना बसे हैं। तो इसका सही जवाब होगा रीवा पन्ना विंध्यन कगार कहा जाता है। नर्मदा सोन घाटी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी जो है वो मालवा और सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये रही, ये मालवा का पठार रहा, और इसी के मध्य में आपको क्या मिलेगी? नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा यमुना के मैदान के अंतर्गत आता है? तो सिंधु गंगा यमुना का मैदान हमें उत्तरी भाग में मिलेगा, और उत्तरी भाग में कौन स्थित है? ग्वालियर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ग्वालियर, कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर सिंधु गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों ग्वालियर का पुराना नाम गोपगिरी था। ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? गोपगिरी था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 75 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जिले पुनर्गठन भौगोलिक विभाजन से संबंधित। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो फटाफट दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे मैं उतनी शानदार वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप केवल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए सारांश परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।